तो आज हम कंपेयर करने वाले हैं थॉर ट्रायोलॉजी के स्काई फादर्स के मोस्ट पावरफुल वेपन्स को, जो है लोफी जिसके पास कास्केड ऑफ एंशिएंट विंटर्स था, मेलिकेथ जिसके पास ईथर एके रियलिटी स्टोन था, और इटर्नल फ्लेम वाला सर्टर जिसने एसगार्ड को डिस्ट्रॉय किया। और आखिर में हम इन तीनों के पावर्स को रैंक करेंगे और देखेंगे कि सबसे पावरफुल कौन है। तो अब शुरू करते हैं लोफी से। तो लोफी फ्रोस्ट जायंट का किंग था। आज से 1500 साल पहले लोफी अपने लोगों के लिए एक नया प्लैनेट ढूंढ रहा था। इस चक्कर में उसने मिडगार्ड यानी अर्थ को अपना नया घर बनाने का सोच लिया। फ्रोस्ट जायंट को जिंदा रहने के लिए बर्फीली जगह चाहिए होती है, इसलिए लोफी ने कास्केड ऑफ एंशिएंट विंटर्स का यूज़ किया अर्थ को एक ठंडा प्लैनेट बनाने के लिए। कास्केड ऑफ एंशिएंट विंटर्स को फ्रोस्ट जायंट के प्लैनेट का पावर सोर्स कहा जाता है, क्योंकि ये रेलिक पूरे प्लैनेट को बर्फ़ की दुनिया में चेंज कर सकता है। हज़ारों साल पहले फ्रोस्ट जायंट इसे यूज़ करा करते थे अपने एनिमीज़ को डिस्ट्रॉय करने के लिए या फिर किसी भी रियलम को कॉन्कर करने के लिए। जब फ्रोस्ट जायंट ने इंसानों की दुनिया को आइस एज बनाने की कोशिश की, तब ओडिन ने उन्हें हरा दिया और इस रेलिक को अपने पास रख दिया। 1490 साल बाद लोकी की मदद से फ्रोस्ट जायंट एसगार्ड आते हैं इस कास्केट को चुराने, लेकिन डिस्ट्रॉयर उन्हें मार देता है और लोकी अपने फादर के साथ एक डील करता है और चालाकी से उसे भी मार देता है। लोकी वैसे पूरे फ्रोस्ट जायंट के रेस को ख़त्म करने वाला था, लेकिन थॉर की वजह से ऐसा नहीं हुआ। इतना सब होने के बाद भी ये कास्केट एसगार्ड में ही था, लेकिन शायद अब ये रेलिक एग्जिस्ट ना करता हो, क्योंकि 5 साल पहले सर्टर एसगार्ड डिस्ट्रॉय कर चुका है। अब कास्केट ऑफ एंशिएंट विंटर्स को जब यूज़ किया जाता है, तब उसमें से इन्फिनाइट अमाउंट में आइस बाहर निकलती है। इसकी मदद से एसगार्डियंस को भी आइस का स्टैचू बनाया जा सकता है, या अगर चाहो तो पूरे प्लेनेट को बर्फ़ का बना दो। लेकिन इस रेलिक को कुछ इस तरह बनाया गया है कि अगर फ्रोस्ट जायंट को छोड़कर कोई भी इसे दूसरा उठाने की कोशिश करेगा तो उनके हाथ जल जाएंगे। लेकिन एसगार्डियंस पर यह रूल काम नहीं करता है, क्योंकि वो फिजिकली काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं। एक एवरेज एसगार्डियन इस रेलिक को बड़े आसानी से उठा सकता है। अब बात करते हैं मेलिकेथ विथ ईथर की। तो मेलिकेथ डार्क एल्फ का किंग है। डार्क एल्फ रेस अब एमसीयू में एग्जिस्ट नहीं करती है। डार्क वर्ल्ड इवेंट के टाइम पर उनकी रेस के सारे एल्फ मारे गए। मेलिकेथ एक स्काई फादर है, इसलिए वो ओडिन जितना ही पावरफुल है। मेलिकेथ की एज ओडिन से भी ज़्यादा थी और लाखों साल पहले ईथर के लिए मेलिकेथ ने बोर मतलब थॉर के ग्रैंडफादर से फाइट की थी। बाद में जब जेन फोस्टर के अंदर ईथर था, तब मेलिकेथ एसगार्ड में घुस आया था, और जब ईथर उसे मिल गया उसके बाद भी वो थॉर से फाइट कर रहा था। अब अगर बात करें एथर की, तो एथर रियलिटी स्टोन ही है, बस लिक्विड फॉर्म में। ऐसा कहा जाता है कि कोई भी कमज़ोर मॉर्टल अगर एथर का होस्ट बन जाए तो ये पावर उसे धीरे धीरे करके पोजेस कर लेगी और आखिर में उस मॉर्टल की डेथ हो जाएगी। और ऐसा ही कुछ जेन फोस्टर के साथ हो रहा था। जब एथर ने जेन को पोजेस किया तब वो धीरे धीरे करके मर रही थी। इवन एसगार्डियन डॉक्टर भी उसकी जान नहीं बचा सकते थे। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में सिर्फ मेलिकेथ और थैनोस थे जिन्होंने रियलिटी स्टोन के पावर को कंट्रोल किया था। एथर मैटर को डार्क मैटर बना सकता है, अपने होस्ट के बॉडी को हील कर सकता है, किसी का भी शेप और साइज चेंज कर सकता है और फिजिक्स के लॉज को बदल सकता है। मेलिकेथ एथर की मदद से 9 रियलम्स को डार्कनेस में बदलने वाला था, और वो खुद की बॉडी को भी फिर से बनाना चाहता था जो उसके फिजिकल बॉडी से ज़्यादा पावरफुल हो, लेकिन टाइम रहते थॉर ने उसे हरा दिया, इसलिए वो कुछ नहीं कर पाया। एथर अपने आप में एक रियलिटी है, इसलिए इसे डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। थॉर के ग्रैंडफादर बोर ने ये अपने मुंह से कहा था, और थॉर ने जब इसे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की तब ऐसा लगा कि एथर ख़त्म हो गया, लेकिन आगे चलकर उसने मेलिकेथ को ही पोजेस कर लिया। अब बात करते हैं इटर्नल फ्लेम वाले सर्टर की। तो सर्टर ओडिन की तरह एक स्काई फादर है जिसे फायर डीमंस का रूलर कहा जाता है। हज़ारों साल सर्टर अपने काम से काम रखता है, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब सर्टर एसगार्ड डिस्ट्रॉय करने आ जाता है, क्योंकि एसगार्डियंस की किस्मत में यही लिखा है कि उनका अंत सर्टर के हाथों होगा। रैग्नारोक में हमें सर्टर के 2 वर्जन्स देखने मिले, एक बिना इटर्नल फ्लेम वाला, दूसरा इटर्नल फ्लेम वाला। जब सर्टर के पास अपनी इटर्नल फ्लेम नहीं होती है तब उसकी हाइट अराउंड 12 फीट तक होती है। उसके पास अपनी बेसिक पावर तो होती है, लेकिन इस फॉर्म में थॉर ने उसे काफ़ी इजीली बीट कर दिया था। लेकिन जब सर्टर इटर्नल फ्लेम के कांटेक्ट में आता है तब उसकी पावर ओडिन जितनी हो जाती है। इस वाले सर्टर की हाइट 997 फीट है, और ये इतना पावरफुल है कि हेला जो गॉडेस ऑफ डेथ है वो इसे हरा नहीं पा रही थी। वैसे भी ये वाला सर्टर इमॉर्टल है, तो हेला कुछ भी कर ले ये नहीं मरने वाला। हल्क ने इसे डिसबैलेंस किया था, लेकिन सर्टर ने हल्क को बिना किसी प्रॉब्लम के दूर फेंक दिया। एमसीयू में बस ओडिन है जिसने इस वर्जन को हराया था, लेकिन ओडिन ने बस इसका मुकुट छीन लिया था। सर्टर उस इवेंट के बाद भी जिंदा था। अब अगर बात करें इटर्नल फ्लेम की, तो ये मैजिकल आग है जिसे पानी डालकर बुझाया नहीं जा सकता। हेला ने इस फ्लेम से एसगार्डियन डेड आर्मी को जिंदा कर दिया था, और जब सर्टर को ये पावर मिली तो उसने एसगार्ड को ही डिस्ट्रॉय कर दिया।
हेला कितनी पावरफुल थी ये हम सब जानते हैं, लेकिन वो भी टेसरेक्ट से ज़्यादा इटर्नल फ्लेम को पावरफुल मानती थी। तो अब जब हमें इनकी बेसिक हिस्ट्री के बारे में पता चल गया है, इसलिए अब इन्हें रैंक करना शुरू करते हैं। तो थर्ड नंबर पर मैं रखूँगा कास्केड ऑफ एंशंट विंटर्स को। अब ये रेलिक पूरे प्लेनेट को आइस एज बना सकता है, जो ये प्रूव करता है कि ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन यह रेलिक अपने ओनर को बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं बनाता। सुपर ह्यूमंस और एसगार्डियंस पर हार्डली ये रेलिक काम करेगा। हेमडाल भी इसकी चपेट में आ गया था, लेकिन उसे कुछ नहीं हुआ। और ये फ्रोस्ट जायंट का पावर सोर्स था, लेकिन इसके बिना भी वो हज़ारों सालों से जी रहे थे। बस अब वो किसी दूसरे प्लेनेट पर अटैक नहीं कर पा रहे थे। थॉर और हल्क जैसे सुपर हीरोज़ का शायद ये रेलिक को उखाड़ पाएगा, इसलिए मैंने इसे नंबर 3 पर रखा है। सेकंड पर है इटर्नल फ्लेम। इटर्नल फ्लेम मिस्टिकल आ गया, लेकिन ये मुर्दों को जिंदा कर देती है, वो भी तब जब गॉडेस ऑफ डेथ हेला इसे यूज़ करे, वरना ये फ्लेम बस सर्टर के काम की चीज़ है। हज़ारों साल में सर्टर इसका सिर्फ एक बार यूज़ करता है, वो भी रैग्नारोक को ख़त्म करने के लिए। लेकिन इस फ्लेम के साथ भी सर्टर ओडिन जितना पावरफुल नहीं बनता है। अगर हम ओडिन के पावर को 10 पर स्केल करेंगे तो सर्टर विथ इटर्नल फ्लेम को 9.7 पर ओडिन ने सर्टर को हराया था, जिसका मतलब ओडिन फोर्स जो है उसका सही से यूज़ किया जाए तो वो इटर्नल फ्लेम से ज़्यादा पावरफुल है। आई होप फ्यूचर में हमें ओडिन फोर्स देखने मिल जाए। और फर्स्ट पर मैं रहूँगा एथर को, क्योंकि ये रियलिटी स्टोन है। ये फिजिक्स के लॉ चेंज कर सकता है, और अगर इसका होस्ट पावरफुल हो तो वो खुद की एक रियलिटी बना सकता है। फिर यह डिपेंड करता है कि वो अपने विल पर क्या कुछ बना सकता है। मेलिकेथ एक ही बार में 9 रियलम्स को डार्क मैटर में चेंज करने वाला था, जो कास्केड ऑफ एंशिएंट विंटर्स और इटर्नल फ्लेम के बस की बात नहीं है। वो सर्टर और उसके स्वॉर्ड की शेप एंड साइज को चेंज कर सकता है, और कास्केड ऑफ एंशिएंट विंटर्स का एग्जिस्टेंस मिटा सकता है। और आखिर में मैं यही कहना चाहूँगा कि रियलिटी मैनिपुलेशन की पावर ज़्यादा पावरफुल होती है एक बर्फीली ताकत और एक मिस्टिकल आग वाली ताकत से, इसलिए नंबर 1 पर एथर है। तो बस आज के लिए इतना ही। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको ज़्यादा क्या पसंद आता है, कास्केड ऑफ एंशिएंट विंटर्स, इटर्नल फ्लेम या फिर एथर। और अब अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी वीडियो देखने के लिए। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक गुड बाय।